हाँ जी, मुझे लगता नहीं किसी विशेष परिचय की ज़रूरत है। उनको राष्ट्रीय स्तर पे जानी-मानी हुँ, कवयित्री हैं, बट सिर्फ़ कविताएँ नहीं लिखती हैं। हुँ, साहित्य की लगभग सभी विधाओं में कहानियाँ इनकी बहुत प्रकाशित हुई हैं, लघु कथाएँ लिखती हैं, डायरी लिखती हैं, यात्रा संस्मरण लिखती हैं और बहुत सक्रिय रहती हैं। यदि आपने क से कविता या कविता कारवां का नाम सुना हो, हुँ, हुँ, तो इन दोनों के पीछे हुँ, प्रतिभा जी रही हैं। तो इन्होंने बहुत राष्ट्रीय स्तर पे ये 2 बड़े महत्व की चीज़ें हैं, जिनके पीछे इनकी बहुत महती भूमिका रही है। और अभी हाल-फिलहाल में प्रतिभा जी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, मारीना, जो रूसी कवयित्री के जीवन पर है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय हम प्रतिभा जी को सुनें और मैं कम बोलूँ। तो प्रतिभा जी, आपका स्वागत है। आपके माध्यम से हम सब जो नहीं जानते हैं मारीना को, आज उनसे परिचित होना चाहते हैं। अम, तो आप अपने अंदाज में हमें मरीना से उनका परिचय हमारा सबका करवा दें तो बेहतर। स्वागत। प्रतिभा जी म्यूट पे हैं आप। जी। नमस्ते सभी को। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे याद किया और इस तरह शामिल किया। प्रवीण जी का आग्रह था कि मैं बातचीत की शुरुआत अपनी किसी एक कविता से करूं, हालांकि मैं बचती हूँ। आदत ऐसी हो गई है कि अपनी कविताएं कहीं सुनाने को भी कहा जाता तो लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो बहरहाल अंतिम समय पे मैंने अभी एक कविता चुनी है आप लोगों के लिए। प्रतिभा जी, आवाज आ रही है क्या? प्रतिभा जी पहले मारीना, फिर आपकी कविता। ठीक है, ओके। तो ये एक किताब है जो मैंने 10 बरस लगा के इसमें इसको कम पूरा किया है। अब पता नहीं कितना पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैं ये सोच रही थी कि 49 बरस का जीवन और 26 बरस की मेरी मरीना से मित्रता, और मुझे 15-20 मिनट में उनके बारे में बात करनी है, रखनी है अपनी बात। तो कैसे समेटूंगी, क्योंकि ये बहुत गहरी दोस्ती और एक बहुत विशाल जीवन की कथा है। तो 1892 में रूस में इनका जन्म हुआ। मारीना स्विताइवा, इनका सही प्रोनाउंसिएशन जो है रूसी के हिसाब से स्विताइवा है, और लिखते हैं स्विताइवा करके। हालांकि इस पर भी काफी बात हुई थी किस तरह लिखा जाता है, और रूसी भाषा में, और उसका जब हिंदी में देवनागरी करेंगे तो किस तरह होगा। इसको लेकर भी काफी तरह की बातचीत हुई। और तो मैंने जिस स्कूल ऑफ थॉट को किया इन पर पूरा काम करने के लिए, वो थे डॉक्टर वरयाम सिंह। वो हैं डॉक्टर वरयाम सिंह। डॉक्टर वरयाम सिंह भी बहुत बड़ा नाम है रूसी में, हिंदुस्तान में शायद सबसे बड़ा नाम है। जेएनयू में उन्होंने तकरीबन 40 बरस तक रूसी विभाग के वो विभागाध्यक्ष रहे। और मेरा परिचय मारीना से जो है डॉक्टर वरयाम सिंह के ज़रिए ही हुआ। और वो हुआ यूँ कि उन्होंने कुछ कविताएँ और कुछ खत उनके अनुवाद किए थे। आधार प्रकाशन से आया था। उसका नाम ही यही था कि कुछ खत कुछ कविताएँ। और मेरे बचपन के दिन थे, और मैं लाइब्रेरी मेरी पहली पसंद की जगह हुआ करती थी, आज भी है। और किताबें मेरी पहली प्रिय दोस्त हुआ करती थी, आज भी हैं। तो वो पापा की एक लाइब्रेरी में मैं खेलते-कूदते कौन सी किताब हाथ लग जाए, उसमें वो किताब भी हाथ लगी। तो मैं बताती हूँ वो लाइनें कौन सी थी जहाँ से मेरी दोस्ती हुई उनसे, क्योंकि मैंने वो निशान लगाए हुए हैं। तो ये लाइनें आप सुनिए कि ये लाइनें मैंने 12-14 साल की उम्र में जब पढ़ी होंगी, और आज के 12-14 साल और इतने पुराने साल की बात। तो ये मैंने पढ़ा कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे पारस्परिक समझ चाहिए। मेरे लिए यही प्यार है। और जिसे आप प्रेम की संज्ञा देते हैं, बलिदान, वफादारी, ईर्ष्या, उसे दूसरों के लिए बचा के रखिए, किसी दूसरे के लिए। मुझे ये नहीं चाहिए।
तो ये मारीना थी जो मुझे 13-14 साल की उम्र में पापा की लाइब्रेरी को पलटते हुए, कुछ किताबों को पलटते हुए मिली, और मुझे ये बात कुछ अ, अलग लगी, बहुत अलग लगी ये बात। मुझे लगा कि ये कुछ अलग है। फिर मैंने इनकी डायरी के कुछ और पन्ने खंगाले, कुछ और चीजें पढ़ी, और मतलब एकदम से घनी दोस्ती तो नहीं, लेकिन कुछ अटक गई मैं उनके साथ में। पर जैसे जैसे बढ़ती गई तो मुझे लगा कि हर मोड़ पे, जब वो ऐसा टीनेज का टाइम होता है और आप पढ़ने की दुनिया में नए नए आए होते हैं, जीवन में भी नए होते हैं, तो हर प्रक्रिया आपका जीवन बना रही होती है। और जीवन का बनना, मुझे ऐसा लगता है कि विचार का बनना है, उम्र का बनना नहीं है। तो वो विचार बनने की प्रक्रिया में जो भी चीजें आ रही थी मारीना की, तो और भी थिंकर्स थे, और भी विचारक थे। मारीना भी थी उन्हीं में से एक। मेरी आदत सी कुछ यूं हुई है कि जब दोस्ती हो जाती है तो फिर मैं थोड़ी सी बहसबाजी भी कर लेती हूँ अपने लेखकों से। जैसे रिल्के से भी मेरी काफी बहसबाजी होती है। जैसे कि जब रिल्के कहते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर के जाने हुए अवसाद से बड़ा अवसाद होकर गुजर रहा है, तो तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, और तुम्हें ये मानना चाहिए कि तुम्हारे भीतर जीवन में तुम्हें नकारा नहीं है, वो तुम्हारा हाथ थामे चल रहा है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी रिल्के की, अभी भी लगती है। लेकिन जब जीवन में अवसाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रिल्के से लड़ाई भी होती है कि भाई इतना अवसाद, इतना जीवन में पकड़ा हुआ है, तो मैं इसको कहाँ रखूं, ये भी तो बता के जाओ ना, किस जगह रखूं। तो इसी तरह की बातचीत में मरीना से भी थोड़ी झगड़े, थोड़ी लड़ाइयाँ, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ी सलाहियत, इस तरह की चीजें कुछ कुछ होती गई और मैं बड़ी होती गई। और बहुत ज्यादा था नहीं मरीना के बारे में पढ़ने के लिए। अंग्रेजी में भी अनुवाद कब हुआ इनका, और कॉलेज लाइफ हो गई। और उसमें मैंने ना जर्नलिज्म किया, इत्तेफाकन इत्तेफाकन किया कि पढ़ने लिखने का शौक था, तो सोचा कि कुछ लिखना सीखेंगे, कुछ शऊर आएगा, देखते हैं कैसे होता है। और पता नहीं था कि जर्नलिस्ट ही होना होगा आगे चल के, कि सारा करियर उधर ही मुड़ जाएगा। तो उसी दौरान कुछ इंटरव्यू वगैरह किए काफी साहित्यकारों के, उसमें नामवर सिंह जी भी थे। तो उनसे बातचीत होते हुए उन्होंने, जब उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में मरीना सताइवा का नाम लिया। तो जैसे होता है ना कि आप किसी को प्रेम करते हैं तो किसी से सुनते हैं उसका जिक्र तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत देर तक मैं बात करती रही, क्योंकि मरीना सताइवा का जिक्र ज्यादा होता नहीं हिंदी में। क्योंकि हिंदी में वो ज्यादा है नहीं, सिर्फ एक ही दो किताबें हैं, वो वरयाम जी वाली। तो बहुत देर तक बात करती रही। तो मैंने नामवर जी से बात की, और मैं बहुत छोटी थी क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट थी। तो नामवर जी भी बहुत प्यार से, दुलार से बात करते थे, बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा कि मुझे तो बहुत पसंद है मरीना, और आपने ऐसे नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे मरीना को पसंद करने वाले हैं ही कितने लोग, बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। और अगर आप वरयाम जी की वो किताब देखेंगे तो उसकी भूमिका भी नामवर जी नहीं लिखती है। तो फिर हम दोनों बात करते रहे, और नामवर जी ने कहा कि तुम्हारी मेरी पसंद मिलती है। मैंने कहा हाँ, बहुत मिलती है। फिर आगे मुझे मालूम नहीं था कि तब ये कैसे काम आगे बढ़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं काम करने लगी, अखबारों में काम करने लगी, तो एक रोज किसी ने मुझसे कहा, नामवर जी की बात पड़ी हुई थी कान में, कि तुम क्यों नहीं मारीना पे काम करती हो। अब आप अंदाजा लगाइए कि ना मुझे रूसी आती है, और अंग्रेजी में उनका अनुवाद हुआ नहीं है, और सिर्फ प्रेम करती हूँ मरीना से, और थोड़े बहुत झगड़े किए हैं। तो उस आधार पे कोई किताब कैसे लिख सकता है। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि वरयाम जी से मिलना हुआ, और वरयाम जी, मैंने कुछ कच्चा पक्का लिखा हुआ था अपने स्नेह से ही, जो भी समझ में आया था। वरयाम जी ने उस लिखे को देखा और आधा ही पढ़ के कहा कि इससे इस काम को तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। तो मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ सर, मुझे तो रूसी भी नहीं आती, और वो तो रूसी हैं। तो बोले कि भाषा जानना व्यक्ति को जानना थोड़ी होता है। यहाँ तो कितने सारे लोग रिसर्चर हर साल आते हैं रूसी में, वाह। और चीजों को रिसर्च करके चले जाते हैं। प्रेम करना अलग है और रिसर्च करना अलग चीज है। तुम प्रेम करती हो तो तुम ही लिख सकती हो। मुझे वाह। फिर भी ये लगा कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने वरिष्ठ हैं, और मैंने वरिष्ठता को हमेशा विनम्रता से ही समझा जाना है। वो बहुत ही प्यारे इंसान है।
तो मुझे लगा कि अधिकतर लोग जब इस तरह के होते हैं, इतने विनम्र और इतने प्यारे लोग होते हैं, तो सामने वाले को मना नहीं कर पाते, उसका हौसला अफजाई करते हैं उसकी। और तो मुझे लगा कि वो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था इस बात पे। तो मैंने कहा आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। बस मेरे कुछ दोस्तों का इशरार था, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। तो और मेरी आंखें एकदम भरी हुई थी, तो वरियाम जी ने मुस्कुरा के थपथपा के कहा कि तुम पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ही करोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा अगर आप मदद करेंगे फिर मुझे कौन रोक सकता है। और फिर इस तरह इस किताब की भूमिका शुरू हुई, मतलब बात काम वाम शुरू हुआ। काम शुरू होने में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इनकी सामग्री इकट्ठा करना, और सामग्री जो थी नहीं, जो सामग्री थी वो रूसी में थी, और रूसी में भी बहुत ज्यादा नहीं थी। वरियाम जी का प्रेम ये था कि जब मैं जेएनयू में ही रहते थे वरियाम जी उस समय, उनके पास मरीना से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें थी उन्होंने मुझे सब दे दी। और हिंदुस्तान में रूसी जानने वाले जितने भी लोग थे उन सबके फोन नंबर दे दिए कि अब तुम जाओ। और मैंने कहा मैं मेरे को आप रूसी किताबें दे रहे हैं, मेरे लिए तो मतलब कुछ भी नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं उन तस्वीरों को देख रही थी, उस इबारत को जिसे मैं पढ़ नहीं पा रही थी, ऐसे छू के देखती थी, मुझे लगता था हाँ ये मरीना है। फिर इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। मैंने काफी लंबा समय जेएनयू में बिताया, रिसर्च की यूनिवर्सिटी में, मटेरियल इकट्ठा किया कि आखिर फिर मुझे एक ऑक्सफोर्ड में एक किताब मिली जिसमें काफी मटेरियल था इनसे जुड़ा हुआ मारीना, और कुछ और सामग्री मिली इधर उधर। बहुत सारी लाइब्रेरियों की मैंने खाक छानी, कलकत्ता लाइब्रेरी से लेके इलाहाबाद, बनारस तक। फिर जो भी मटेरियल मिला, मैं अभी भी ये मानती हूँ कि ये बहुत मुकम्मल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें और आनी बाकी होंगी। पर जितना बन पाया उतना इसको संजोने की कोशिश करी। क्यों करी ये कोशिश, अब इस पर आती हूँ। यही वो यात्रा है कि मैंने मरीना पर काम किया कैसे। एक तो इसमें काम किया कैसे में वरियाम जी की भूमिका बहुत ज्यादा है। और उन रूसी शब्दों को समझना, रूसी माहौल को समझना, वो रूस में रहे गए हैं, उनकी मुलाकात कैसे हुई, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे भाव के साथ में बताई, शब्द के साथ में। तो एक भावनात्मक जो रिश्ता था वो और गहरा हुआ। और काम करने के लिए फिर ये था कि अनुवाद, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अनुवाद बहुत मुश्किल काम है। और एक अनुवाद को रूसी से अंग्रेजी में जाए, अंग्रेजी से हिंदी में जाए, तो तमाम भाषाओं की जर्नी करते हुए वो मौलिक कितना बचेगा, मौलिक मरीना के कितने करीब होगा, वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो बहुत चैलेंज है कि अनुवाद में आप कितने किसके करीब रहते हैं। तो मेरी जब मेरे प्रकाशक आलोक श्रीवास्तव से बात हुई, मैंने कहा मैं अनुवाद तो नहीं करूंगी, हाँ मैं उन्हें जितना पढ़ के समझ सकूंगी, उनके बारे में जो मैं महसूस करूंगी वो मैं लिख सकती हूँ। उन्होंने कहा आप जैसा चाहें वैसा लिखें। तो ये जो किताब है, ये दरअसल ये मेरा उनके बारे में अब तक जितना जान सकी हूँ, जितना महसूस की, जो जिस तरह महसूस कर सकी हूँ, उसकी ये जर्नी है। तो इतनी बात के बीच में थोड़े हिस्से पढ़ती भी जाती हूँ, क्योंकि लालच तो मरीना का ही है। अ, एक उनकी डायरी का हिस्सा पढ़ती हूँ। मेरे सामने समंदर है, मेरी आंखों में समंदर है, मैं दूर तक समंदर को देखती हूँ, लेकिन महसूस महसूस करती हूँ कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मेरी आंसुओं से भरी हुई आंखों को खूबसूरत फूल दिखते हैं जो अभी खिले नहीं हैं। मैं खुद को लहरों में पिरो देना चाहती हूँ, समंदर की लहर हो जाना चाहती हूँ। क्यों यह संभव नहीं हो सकता? मैं जानबूझकर अनखिले फूलों को छूती हूँ, लहरों को महसूस करती हूँ, चिड़ियों से बातें करती हूँ। मैं अपने ख्यालों को जानबूझकर कहीं ले जाती हूँ। लेकिन एक दुख है जो लगातार मेरा हाथ थामे रखता है, एक दुख जो लगातार मुझे भीतर से भिगोता रहता है। मैं खुश होने की कितनी भी कोशिश करूँ, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकती? तो ये मरीना है, और मरीना की डायरी का एक अंश मैंने पढ़ा। तो मरीना की जिंदगी 1892 में इनका जन्म हुआ मॉस्को में। और इनके पिता एक फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, इवान नाम था उनका, इवान व्लादिमीरोविच। और इनका जीवन देखें तो दो पक्ष होते हैं किसी भी जीवन को देखने के। बहुत भरपूर जीवन भी था और बहुत ही
संकटग्रस्त जीवन। तो जो व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है उसका जीवन उतना मुश्किल होता है। मरीना का जीवन ऐसा था कि मरीना के जो पिता थे वो बहुत ही विशाल व्यक्तित्व जिसको कहेंगे, बहुत बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने रूस के पहले संग्रहालय की को बनाया, उसकी संरचना करी, उसमें योगदान दिया और उनका काफी मान था। उनकी पहली पत्नी की डेथ हो गई थी जो मरीना के जन्म के पहले। मरीना जो है ईवान की दूसरी पत्नी की संतान थी और ईवान की पहली पत्नी की संतानें दो थी, तो वालेरिया और आंद्रे। तो उन दोनों छोटे बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी करी। मारिया नाम था उनका, उनकी दूसरी पत्नी का, यानी मरीना की माँ का। तो ये इस तरह की उथल पुथल थी पारिवारिक। अब बहुत प्रेम करते थे उनका रिश्ता मरीना की माँ से कभी जुड़ नहीं पाया। और ये अगर हम देखें, मतलब मैंने इस किताब को करते के दौरान ये बात महसूस करी कि बेटियों के लिए पिता का प्रेम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हमारे यहाँ समाज जिस तरह का है वो अभी चल भी रहे हैं, नवरात्र भी चल रहे हैं, चारों तरफ इतना माँ का इतना ग्लोरिफिकेशन है, उसमें पिता कहीं छूट गए हैं। जबकि पिता का जो स्ट्रेंथ होती है वो बच्चियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और मरीना अपनी डायरियों में कई जगह लिखती भी है कि मेरे पिता बहुत बहुत विद्वान तो थे, लेकिन उस विद्वान पिता में मैंने जो जो लुका छिपी खेलने वाले पिता होते हैं, जो शरारत करने वाले होते हैं, जिनसे गुब्बारों के लिए, गुड़ियों के लिए जिद की जा सकती है, वो पिता मैंने मिस किए। क्योंकि वो तो विद्वान थे, वो तो बड़े कामों में जुटे थे, समाज बदल रहे थे। शायद ये चीज हम गांधी के साथ भी देखते हैं। गांधी के बच्चों की जो इबारतें आती हैं, या शायद सभी बड़े जिन्होंने, या बुद्ध को देख लें, या जितने भी बड़े इतिहासकार, शायद जो लोग समाज बदलने का सपना लेते हैं वो परिवार उनसे टूटता है और उनके भीतर जो कसक रहती होगी। तो मरीना की डायरियों में इससे मिलते हैं कि माँ चूंकि दूसरी पत्नी थी तो वो अपने पति के प्रेम के लिए ही अभी नहीं पा पाई थी, तो वो एक अकेलापन सह रही थी। दो सौतेले भाई बहन और एक छोटी बहन, और पिता जो है और जो नहीं है के बीच में। तो इस तरह उनका बचपन अकेलेपन से घिरता चला गया। और मरीना संवेदनशील बहुत, जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना किस तरह दुख को बुलाता है अपने पास, उसकी एक मिसाल भी थी मरीना। क्योंकि मरीना की छोटी बहन भी थी अनास्तासिया, वो उस कदर तकलीफ में नहीं थी, वो भी थी, वो दोनों बहनों ने साथ में संघर्ष किया, दोनों चीजें करे। और अनास्तासिया खुद भी कहती है कि मरीना चीजों को ज्यादा गले से लगाती हैं, ज्यादा तकलीफ ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीजें रही। और फिर क्योंकि कम उम्र में आप अकेलापन जब सहने लगते हैं तो कम उम्र में विवाह की प्रेम की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। और वो कच्चा प्रेम फिर कैसे विवाह में तब्दील होता है, और फिर कैसे कम उम्र में माँ बन गई। और वो दौर था, आप 1892 के बाद का दौर समझ सकते हैं कि उसमें बोल्शेविक क्रांति हुई, अक्टूबर का रेवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और जारशाही का अंत था, टूट रही थी, नई नई तरह की पॉलिटिकल थ्योरी और नए तरह का पॉलिटिकल सेटलमेंट हो रहा था। तो ऐसे में अगर कोई लिखता है और जीता है तो कितना मुश्किल होता होगा, और खास करके तब जबकि वो खुल के अपने विचारों को रखती थी। बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में रखने को, जैसे कि इनका ननिहाल जो है पोलैंड में था, पोलिश नानी इनकी पॉलिश पॉलिश थी। तो जर्मनी से भी इनके कुछ कनेक्शंस मिलते हैं। तो उनके लिए सीमा, जो सरहद जो है, रूस की सरहद इतनी भर नहीं थी कि देश प्रेम का मतलब सिर्फ रूस हो। उनके लिए देश प्रेम का मतलब इंसानियत से प्रेम था, वो सबसे प्रेम करती थी। और वो इसीलिए एक लाइन है उनकी बहुत खूबसूरत सी, जो वो कहती हैं कि कोई किसी देश का नहीं होता, पृथ्वी का कोई देश नहीं होता, कभी तो इंसानियत का होता है, पूरी दुनिया का होता है। तो वो अपने आप को रूसी कवित्री कहे जाने की परहेज करती थी।
तो इस तरह के उनका जीवन था और वो बहुत स्ट्रेट कहती थी जो भी उनको कहना होता था। तो जाहिर सी बात है इन हालात में उनके लिए, और उनके पति जो हैं सेर्गेई, जो इनकी 16-17 साल में उन्होंने शादी की थी, प्रेम विवाह किया था जिससे उनके पिता भी नाराज थे। तो मैं काफी फास्ट फॉरवर्ड में आपको का एक इसके कुछ हिस्से बता रही हूँ। तो वो व्हाइट आर्मी में थे उनके पति। पति का व्हाइट आर्मी में होना परिवार में से किसी का भी उस माहौल में, उस पॉलिटिकल और सोशल एरा में व्हाइट आर्मी से जुड़े होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना मुश्किल था। और पति के प्रेम के कारण वो भी व्हाइट आर्मी की तरफ इंक्लिनेशन में थी। शुरुआती दौर उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है जारशाही की तरफ मिलता है, बाद में फिर वो बोल्शेविक्स की तरफ या रेड की तरफ आती हैं। तो और दोनों तरफ क्लियर पॉलिटिकल वो स्टैंड ना होना या ना ले पाना या उसमें उलझाव रहना दोनों तरफ से उन्हें मारता है। उन्हें दोनों तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और फिर वो किस तरह देश से बाहर जाती हैं, निर्वासन झेलती हैं ना। और जो जिस तरह अभी के जो हालात थे, जो अभी गुजरे हैं कोरोना के हालात में, जिस तरह लोग अपने घरों को लौट रहे थे और हमने देखा कि क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं, रिफ्यूजी कैंप्स बने हैं, उस समय भी ऐसे ही कुछ हालात थे लेखकों के लिए, लोगों के लिए। रिफ्यूजी सेंटर्स बने थे खास करके जो रूस से बाहर गए लोगों के लिए। तो ये इन्होंने काफी लंबा समय रिफ्यूजी सेंटर्स में गुजरा। कहीं किसी ने मदद कर दी तो एक कमरे का घर हो गया, किसी ने मदद कर दी तो खाना हो गया। तो एक इंस्टांस जो मुझे बहुत ज्यादा तोड़ता है, जो शायद वो बचपन के जो यादों में था, वो ये भी था कि कैसे किसी के अंदर लिखने के लिए इतना जुनून हो सकता है कि किसी भी हाल में उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। और उनकी दो बेटियां थीं, और जो छोटी बेटी, दोनों बेटियों को खाना वक्त पर मिले इसलिए उन्होंने अनाथालय में छोड़ा कि अनाथालय में कम से कम बच्चों को खाना तो मिलेगा वक्त पे। बड़ी बेटी को तेज बुखार हुआ तो वो उसे घर ले आई कि उसके थोड़ी देखभाल करेगी, और छोटी बेटी अनाथालय में थी। ये घर में बड़ी बेटी की सेवा कर ही रही थी कि इनको खबर मिलती है कि छोटी बेटी की डेथ हो गई। जिस व्यक्ति ने इन्हें ये खबर दी उसे ये पता नहीं था कि ये माँ है। उसने कहा कि इस बच्ची की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, और उसकी मृत्यु बीमारी से नहीं हुई है, भूख से हुई। सो कैन यू इमेजिन अ मदर, और उसकी उस हालत में उसके पास चॉइस नहीं है कि वो अपनी मृतक पुत्री के पास जाए या बीमार बच्ची के पास जो जिंदा तो है कम से कम। और फिर वो अपनी बुखार में, ज्वर में पीड़ित बच्ची के पास, आलिया के पास जाती है, उसकी पट्टियां बदलती हैं और कुछ बुदबुदाती है, पट्टियां बदलते हुए रोती जाती है और कुछ लिखती जाती। तो लिखना आज के दौर में, मतलब मुझे मरीना को लिखते हुए, मरीना के से बातें करते हुए ये लगा आज लिखने को कितना आसानी से लेते हैं, कितनी सहूलियत है हमारे पास, कितनी सलाहियत है हमारे पास कि हमारे पास फेसबुक है। हमारे विचार ठीक से पकते भी नहीं है, हम डाल देते हैं फेसबुक पे, लाइक्स का ढेर लग जाता है। हमारी कविताएं छपना आसान है, हमारी किताबें छपना आसान है हमारे लिए। जैसे हम लाइव में बात कर रहे हैं, हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, हम बहुत ब्लेस्ड एरा में जी रहे हैं। उस वक्त एक लाइन लिखना और उस हालात में लिखना कितनी बड़ी पीड़ा है। अपने भीतर कितनी तकलीफ उस स्त्री ने जी होगी, कैसे सहेजा होगा और उस वक्त लिखा होगा जिस समय लोग फूट फूट के रोते हैं। और वो रुदन उसका लेखन हंसी, उसका लेखन संघर्ष, तो वो पूरा जो लिखना है ना वो पूरा जीवन है। मुझे भी यही लगता था कि छोटे से लेके अब तक भी मुझे यही लगता है कि जब तक जिया नहीं तब तक क्या लिखा। तो ऐसा भी शब्दों का ढेर लगा कि क्या करना है। बहुत लाइब्रेरियां भरी हुई हैं किताबों से, बहुत किताबें भरी हुई हैं कविताओं से। हम एक और ढेर लगा के अभी क्या कर लेंगे। तो थोड़ा जी लेते हैं, थोड़ा इंसान होने की तरफ बढ़े, थोड़ा इंसानियत की तरफ बढ़े, थोड़ा किसी के काम आ जाए, किसी की आंख का आंसू बन सके, किसी की माथे की सलवट को अगर कम कर सकें। तो मुझे लगता है जीवन ऐसा ही होना चाहिए, और मरीना ने ऐसा जीवन जीने की कोशिश की। उन हालात में भी उससे जितना बन पड़ता था लोगों की मदद करती थी।
लोगों ने भी उसकी मदद करी। बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत इस तरह घर बदले, शहर बदले, प्रेम, बहुत सारे प्रेम का क्या अर्थ है जीवन में। उस समय के जो बड़े परस्तेनाक और रिल्के के मध्य जो एक प्रेम त्रिकोण बना, और वो कैसे वो फला फूला, और प्रेम के मायने कितने गहरे और कितने मयार कितने ऊंचे होते हैं कि उसमें किसी के लिए मिलना ना मिलना की बेमानी हो जाता है। वो सारी चीजें रखने की कोशिश की है कुछ हद तक इसमें, इस किताब में। और फिर किस तरह वो, मैं इसके अंत पे बात नहीं कर पाती हूँ किताब के अंत में, अंत, क्योंकि वो मरीना का अंत भी होता है, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ती हूँ। अगर समय थोड़ी इजाजत दे तो कुछ टुकड़े जरूर पढ़ना चाहूंगी इस किताब से, और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये किताब पसंद आए। जैसे कि एक छोटी सी लाइन देखिए आप, ये कहती हैं कि 1919 की बात है। ऐसी डायरियां लिखा करती हैं, पर्चियां लिखा करती हैं कहीं कहीं, तो फिर वो 1919 के किसी जर्नल में वो हिस्सा वो शामिल हुआ कि आत्मा का काम तो उड़ना है, मैं उड़ती हूँ क्योंकि मुझे उड़ना है। एक शब्द में अगर कहें तो हम सबको उड़ना ही है। तो ये कितना एब्स्ट्रैक्ट है, और ये किस लेवल पर लेके जा रहा है इन चीजों को, वो कैसे समझती हैं चीजों को वो। अब मेरा उनके संग ईश्वर को लेकर के भी कि वो तरह स्कूलिंग को किस तरह देखती हैं, एजुकेशन को कैसे देखती हैं, वो भी है इस किताब का हिस्सा। और सपनों में मुलाकातें और खत, ये दो चीजें मरीना के जीवन में बहुत कमाल के रहे। तो एक तो ये कि उनकी कुछ कविताएं भी हैं जहाँ पे सपनों में मुलाकात हुई किसी से, रिल्के से भी उनकी सपने में मुलाकात एक कविता है, मीटिंग इन ड्रीम्स करके, और वो इसमें इसका अनुवाद भी है। मैंने कुछ कविताएं अनुवाद की हैं, ज्यादातर इसमें वरियाम सिंह जी के ही अनुवाद है। तो इन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं। उन्होंने पार्सेनाक, इनके बहुत अच्छे मित्र थे, उसमें लिखा है कि क्या तुम जानते हो पार्सेनाक कि तुम्हें एक बड़ा काम करना चाहिए, कुछ बड़ा लिखना चाहिए, जो काम, वो काम जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा काम हो, या हो सकता है पहले काम से भी बड़ा काम। तो लिखना, ये ऐसा नहीं है कि लिखने को ऐसा नहीं मानती, लिखना जीवन था, जीवन में लिखना नहीं था, लिखना ही जीवन था। और वो उसे उतनी तवज्जो देती थी, उतनी गहराई से देखती थी, ये नहीं कि नौकरी कर ली, ये कर लिया, अब ये भी कर लिया, अब एक पार्टी भी हो आए, अब चलो अब दो कविताएं भी लिख लेते हैं। मारीना के लिए लिखना ऐसा नहीं था। मारीना के लिए तलवार की धार पे चलने जैसा था, भूख में लिखना था, प्यास में लिखना था। और बहुत सारे खत मिलते हैं इनके, इसमें भी काफी सारे खत हैं। तो बहुत सारे उस समय समकालीनों को उन्होंने खत लिखे, समकालीन ब्लॉक का बहुत बड़े कवि थे, परस्तेनाक, रिल्के, अन्ना अखमातोवा, इन सब को इन्होंने खत लिखे, इन सब के नाम कविताएं लिखी। और एक मुश्किल जीवन जिया, मुश्किलों से लड़ी, और बहुत लड़ी मुश्किलों से, बहुत बहुत ज्यादा, अपने देश वापस लौटी, देश वापसी के बाद फिर अंततः एक दिन वो अपने जीवन की लड़ाई हारे। तो ये एक उनकी जीवनी है, छोटा सा प्रयास। प्रतिभा जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने एक अच्छा, मुझे लगता है एक सुपरहिट मूवी की एक अच्छी ट्रेलर है, जिसके बाद अब ये मूवी देखने की जिज्ञासा बनी रहेगी। मैंने तो ऑर्डर कर दिया है, वेट कर रहा हूँ बिल्कुल आपकी किताब सही। आए तो फिर एक एक बैठक में ये पढ़ी जाए। तो इसमें इनकी जीवनी तो है ही, आपने कहा आपने कुछ कविताओं का अनुवाद किया है, वो भी है, और वयराम जी की उन्होंने जो अनुवाद किए हैं वो भी है। तो मुझे लगता है ये कंप्लीट पैकेज है। तो बहुत बहुत बढ़िया। और आपने समय निकाला हमारे लिए, तो मरीना को से एटलीस्ट हमारा आज ये पहला परिचय और अच्छा परिचय रहा। नमस्कार। हाँ जी अहिल्या जी। हाँ बोलिए। जी जी, नहीं मैं बोल रहा हूँ प्रथम सत्र के ऊपर कमेंट कर लें तो फिर हम हाँ उसको ज्यादा रैप अप करें। ज्यादा। जी जी हाँ। जी। और फिर उनकी एक रचना भी सुनवा दीजिएगा।
प्रतिभा जी, अब मुझे पता है आप नानुकुर कर रही थी, लेकिन अगर आपकी वो एक रचना भी तैयार है तो आप वो भी हमें सुना ही ले। प्रणाम अहिल्या जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रतिभा जी। तो मैं ना, एक बहुत बड़ी भी नहीं है, ठीक सी रचना है, जी जी सुनाती हूँ आपको। जी, स्वागत। हाँ। ओ ईश्वर, मन है तुमसे बातें करने का, हम्म। जानने का तुम्हारे मन का हाल। कैसे हो तुम, कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारे नाम पर होती हैं हत्याएं और मचती है मारकाट। क्या बीतती है तुम पर जब मंदिरों के भीतर और मस्जिदों के साये में अंजाम लेते हैं अपराध। कैसे रोकते हो तुम अपने आंसू जब नन्ही बच्चियां तुम्हारा नाम पुकारते हुए रौंद दी जाती हैं। किसके कांधे पर सर टिका कर तुम फपक ही पड़ते हो। जयकारों के साथ गालियां सुनते हुए क्या करते हो तुम। अच्छी सी चाय बनाना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, जानती हूँ भूखे हो सदियों से, कुंटलों चढ़ते भोग से निर्विकार हो तुम, क्योंकि मुट्ठी भर अनाज के इंतजार में दम तोड़ देते लोगों की भूख ही तुम्हारी भूख है। वाह। कितने बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े, जवान कभी न खत्म होने वाले सफर पर चलते ही जा रहे हैं। लाठियां और गालियां खाते हुए तुम्हारे पांव खूब दुख रहे होंगे ना। सोए नहीं हो न तुम अरसे से, कैसे सो सकता है कोई इन हालात में कि कर्म कांड की होड़ में इंसानियत से ही दूर जा चुके भक्त भला सोने कहाँ देते हैं पल भर भी। कितने अकेले पड़ गए हो तुम अजान घंटे घड़ियालों की आवाज के बीच, बहुत उदास हो न तुम। ओ ईश्वर, मैं समझती हूँ तुम्हारा दुख, आओ बैठो यहाँ मेरे पास, यह उदास मौसम है। बहुत वाह सुंदर, बहुत वाह वाह वाह, सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अच्छी बहुत है। सुंदर। बढ़िया बढ़िया। सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू प्रतिभा जी, आपने समय निकाला। अहिल्या जी, अब आप धन्यवाद कह दें तो फिर प्रतिभा जी को हम बहुत देर तक रोकना नहीं चाहते, मुझे पता है फिर उनके अपने काम होंगे। प्रतिभा जी, इस आभासी दुनिया के माध्यम से आपका परिचय पाना मेरे लिए एक सुंदर सौभाग्य रहा और मेरे सभी सदस्यों के लिए भी यह एक बड़ा सुअवसर मिला उन्हें कि एक ऐसे राइटर जिसको आपने जिया है, जिससे आपने स्नेह रखा है, जिसमें आप बंधी हैं, उसे हमारे बीच रखा और इस माध्यम से आपका परिचय, खासतौर से आपकी कविताओं के माध्यम से आपका परिचय, जिसमें कल आज और कल तीनों सम्मिलित हैं, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और न मेरे सदस्य आपको भूल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय देने के लिए, इस स्नेह देने के लिए, इस अपनत्व देने के लिए। और जब भी मैं याद करूं, मेरे लिए माध्यम प्रवीण है, तो जरूर हमारे लिए समय निकालिएगा। हाँ, कोरोना खत्म हो जाए तो फिर हम इन पर्सन भी उनको बुला के फिर विस्तार में बातें करते हैं। नहीं, हैदराबाद तो आना ही है मैडम को, जी बुलाएंगे हम। हमारी जी, सूची में मैडम आप सर्वोच्च हैं। चलिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे याद जी, किया और इतने प्रेम से सुना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद प्रतिभा जी। धन्यवाद।